नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। और आज का हम लोग एपिसोड बहुत ही ख़ास है क्योंकि हम लोगों के बीच से कुछ बेहद ख़ास लोग आपके सामने आ जाए हैं और हमारे बीच आए हैं। मैं उनको बेहद ख़ास इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम सहूलियत, ऐशो आराम, तमाम चीज़ें मिलती हैं और उसके बावजूद हम ज़िंदगी में उसके साथ साथ हम ज़िंदगी में कुछ हासिल करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें बहुत कुछ इतना ज़्यादा नहीं मिला, पर जो मौके मिले उसको उन्होंने इतना बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया कि कामयाबी की उस ऊंचाई पर वो पहुँचे हैं जहाँ सब कुछ होते हुए भी बहुत लोग नहीं पहुंच पाते हैं। मसलन मैं आपको एक मिसाल दूं, हम सब जानते हैं कि जब एडमिशन्स का वक्त आता है तो कितनी परेशानी होती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन पालें। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं वो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया में कह सकते हैं कि टॉप कॉलेजेस हैं। और दूर दराज इलाकों से, उत्तर प्रदेश और बिहार से तो खैर भर भर के ट्रेनें आती हैं, पर दूसरी जगहों से भी ट्रेन्स आती हैं। बच्चे आते हैं यहाँ पर जो कि एडमिशन के लिए यहाँ पर बहुत बहुत मेहनत करते हैं, परेशान होते हैं। और कट ऑफ लिस्ट इतनी हाई है, यानी कुल मिला के बहुत बड़ी लड़ाई है, ये जद्दोजहद है। इन कॉलेजेस में, दिल्ली के जो टॉप कॉलेजेस हैं, चाहे उसमें जीसस एंड मैरी कॉलेज हो, वेंकटेश्वर कॉलेज हो, हंसराज कॉलेज हो, केएम कॉलेज हो, किरोड़ीमल कॉलेज हो, इन सब जगहों पर एडमिशन पाना बहुत मुश्किल है। और मेरे साथ जो आज खास मेहमान मौजूद हैं वो ऐसे लोग हैं जिनको तमाम सहूलियतें नहीं मिली, जो बहुत ऐशो आराम में पैदा नहीं हुए, जो झुग्गियों में पले बढ़े, जो दिल्ली के पॉश इलाकों से नहीं हैं पर दिल्ली के टॉप और पॉश कॉलेजेस में हैं और बेइंतहा अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, जो कि एक सर्टन क्लास या एक खास तबके से जुड़ी हुई भाषा होती है। इसलिए हमने सोचा कि ज़रूरी है कि इनकी मुलाकात आपसे करवाएं। एक एक करके आपसे इनकी मुलाकात कराएंगे। सबसे पहले जो है मैं आपको मिलवा रही हूँ चंदन से। I associate with Asha and from there only I know how to be a good man, a good child, a good student. मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं हैं तो कभी नहीं सोचा था आगे कि इतनी बड़ी पढ़ाई कर पाऊँगा। आँखों में बहुत सोचा हुआ था कि आगे मुझे ये बनना है, वो बनना है, ये करूँगा, पैसे कमाऊँगा। किरण मैम जब भी आती है आशा डिस्पेंसरी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनसे एक मोटिवेशन मिलता है। उनसे आगे मुझे MSc IIT से करने का मेरा ड्रीम है। चंदन के लिए जोरदार ताली हम सब लोग बजाएंगे। यहाँ चंदन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और मैं आपको मिलवाऊँ चंदन से। और चंदन के बाद जिससे आपकी मुलाकात करवा रही हूँ वो हैं शरण्या जो हैं वो जीसस एंड मैरी कॉलेज में पढ़ती हैं दिल्ली की। देखिए एक झलक पहले आप शरण्या की और उसके बाद यहाँ उनसे मुलाकात होगी। इस एरिया में रह के पढ़ रहे हैं तो इस सबका कारण आशा NGO की वजह से ही है। आई नीड अ मल्टीनेशनल कंपनीज जॉब बाय विच आई कैन सर्वाइव माई फैमिली बाय वर्किंग। हम इस एरिया से बिलोंग कर रहे थे। इस एरिया में से हमें इतनी बड़ी कॉलेज में जाना और उन लोग के वहाँ पर बच्चे जो रहते उनके साथ सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। उनका लेवल और हमारे लेवल में बहुत फ़र्क था। उनसे इवन कम्युनिकेशन करना भी हमें बहुत टफ लग रहा था, थोड़ा ऑड लग रहा था। बट आज मैं अभी सेकेंड ईयर आ चुकी हूँ तो अब मुझे थोड़ा कंफर्टेबल होता है क्लास बच्चों के साथ। बट अभी के जनरेशन में बॉय या गर्ल हो जो भी हो, सबको एजुकेशन करना ज़रूरी। बच्चों को अभी पढ़ाओगे तो फ्यूचर में सबका लाइफ अच्छा होगा। हमारे तीसरे ख़ास मेहमान जो यहाँ पे स्टेज पे मौजूद हैं वो हैं शिव कुमार। मेरा नाम शिव कुमार है, मैं सीलमपुर में रहता हूँ। मैं अभी MA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा हूँ, मैं सेकेंड ईयर में हूँ। एंड आई हैव बीन एसोसिएट विद आशा सिंस चाइल्डहुड। आशा में जाके बच्चों को डांस सिखाता था, बच्चों को मोटिवेट करता था। कॉलेज में जाने के लिए आई हैव नो मनी, मेरे पे पैसा नहीं था कॉलेज में जाने के लिए। मैं कैसे अपना सिक्योर करूँ, कैसे चीज़ करूँ, तो इसी तरह को आशा ने इस चीज़ को देखा और मेरी काफ़ी मदद करी है। कॉलेज में जाके मेरे एक नया क्राइटेरिया बना और एक अच्छी बाउंडिंग बनी। तो आपने देखा चंदन को, शरण्या को और शिव कुमार। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर किरण मार्टिन जो कि आशा सोसाइटी के डायरेक्टर हैं, जो कि इन तमाम बच्चों के साथ मिलकर काम कर रहा है। और सब ने नाम लिया आशा का कि आशा की वजह से उनको ये उम्मीद नज़र आई और वो आगे बढ़े हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे तमाम ख़ास मेहमान जो आज बैठे हुए हैं, ये सब लोग आशा के साथ जुड़े हैं किसी ना किसी तरह से। आशा सोसाइटी ने इन सब की मदद की और इनमें से बहुत सारे, चूँकि हम सबको यहाँ नहीं बिठा सकते थे इसलिए कुछ लोग इधर भी बैठे हैं, पर ये तमाम अपने जो तजुर्बे हैं वो हमारे साथ बांटेंगे। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली के बेहतरीन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, कुछ
MNCs में काम कर रहे हैं, तो तमाम तरह की कामयाबियों की कहानियां यहाँ पर हैं। शरण्या, मैं आपका जो सुन रही थी अभी इंटरव्यूज़ में, आपने एक बहुत दिलचस्प, बहुत अच्छी बात की जो मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी। 2 दुनिया है आपकी, एक जीसस एंड मैरी कॉलेज और एक कुसुमपुर पहाड़ी। आपने कहा उसमें टकराव भी होता था, एडजस्ट करना मुश्किल था, उसके बारे में बताइए। बहुत मुश्किल से इस प्लेटफॉर्म में हम आए, क्योंकि कुसमुर पहाड़ी उस एरिया से हम बाहर निकल के आते हैं और इतनी बड़ी कॉलेज में जब एंट्री करते हैं तो और तो सबको ही लगता है, मुझे बहुत ही अजीब सा लगा था। पहला दिन कैसा था आपका? घबराहट? पहला दिन तो बहुत ही नर्वस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई और जगह ही आ गई। कहाँ, एक छोटी सी एरिया में, छोटी सी जगह, एक ही रूम में पढ़ना, किचन, सब कुछ एक ही कमरे में रहता था। उसको छोड़ के इतना बड़ा, इवन जो क्लासरूम है वो मेरे पूरे घर के बराबर के लेवल का था, तो उसमें बहुत फर्क लगा। बट अभी तो जो वो गेट के अंदर आप कॉलेज के घुसी थी तो वो घबराहट थी, कौन था आपके साथ? कोई आपके साथ कोई दोस्त थे? कॉलेज के स्टार्टिंग में तो कोई नहीं था। कॉलेज के ऑलमोस्ट 1-2-3 महीने तो अकेले ही बस जाना, क्लास अटेंड करना और घर वापस आना। किसी से कोई दोस्ती नहीं, दोस्ती कोई बातचीत नहीं हुई थी। जानते नहीं था। और जीसस एंड मैरी कॉलेज में सभी हाई लेवल के बच्चे ही पढ़ते हैं, तो एक नर्वसनेस था कि हमारे साथ वो दोस्ती रखेंगे क्या नहीं, हम उनके साथ इक्वली बात कर सकते हैं क्या नहीं। और इवन उनकी बातों से भी हमें एक घबराहट हो जाती थी कि उनके साथ इक्वल होना है या नहीं करके। यानी वो जिस तरह की बात कर रहे हैं और आपकी जो दुनिया थी उसमें बहुत फर्क था। तो क्या बात करें, ये भी एक झिझक होती होगी। हाँ, और अगर क्या पता गलती से हमारे मुंह से कुछ निकल गया और उसका वो मजाक उड़ा दे तो वो भी गिल्टीनेस हमें लगता है। तो कुछ ऐसा हुआ? कभी हुआ होगा? मैंने बात ही नहीं करी किसी से। बहुत दिनों तक बात नहीं करी किसी से? 1-2 हफ्ते तो ऐसे ही चला गया था, फिर बात नहीं करी। फिर नॉर्मली टीचर्स काफी अच्छे रहते हैं, टीचर्स बहुत घुल मिल के सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। कितने नंबर्स लाए थे आपने कि आपको जीसस एंड मैरी कॉलेज में एडमिशन मिला? इतनी अच्छी कहाँ से पढ़ाई की आपने, किस स्कूल से पढ़ाई की? स्कूल तो मेरा EWF से होली चाइल्ड ऑक्सिलियम स्कूल से। होली चाइल्ड ऑक्सिलियम, जी। पूरे इस्लामी इसमें से बहुत कम बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिलता है, मेरे को 1 लाख मिला। और उस स्कूल से मैंने स्कूलिंग करी और एडमिशन आशा के मेंबर ने हमें एडमिशन फॉर्म भरने के लिए हेल्प किया और उसके थ्रू मुझे एडमिशन मिला। और चंदन, आप तो मैथमेटिकल विजर्ड हैं, आप जीनियस हैं, आप तो मैथ्स हाँ, वेंकटेश्वर कॉलेज में हैं आप, काफ़ी साउथ दिल्ली में है वो कॉलेज। और फिर वही जैसे शरण्या कह रही थी कि एक अलग दुनिया है वहाँ की। आप कहाँ रहते हैं? मैं जीवन नगर स्लम्स कॉलोनी में रहता हूँ जी। कॉलेज का कुछ पता नहीं था कि किस कॉलेज में जाना है, अच्छा कॉलेज कौन सा है, बुरा कॉलेज कौन सा है। जब पता चला कि मैम ने बताया कि श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज आप वहाँ जा सकते हो, आपको एडमिशन मिल सकता है। बहुत डिफिकल्टीज हुई, कोटा प्रॉब्लम, ये मतलब कोटा प्रॉब्लम था, फीस प्रॉब्लम था, फाइनेंशियली 100% सपोर्ट, आई गॉट सपोर्ट फ्रॉम किरण मैम एंड आशा ऑल। बट कॉलेज का फर्स्ट डे माहौल, साउथ कैंपस इज वन ऑफ द टॉप कॉलेज साउथ कैंपस का, वेंकी। एवरी चिल्ड्रन हैज हिज ओन, ऑलमोस्ट एवरी चिल्ड्रन हैज हिज ओन बाइक एंड कार। वो आते हैं, बट बस में ट्रैवल करना, कॉलेज में आना और तमाम तरह की लग्जरी चीजें, ये सब चीजें बहुत मेंटली मतलब स्टडी से डिस्ट्रैक्ट करती थी मुझे। ये सारी चीज होने के बाद जब रात को एक बार किरण मैम से फोन पर बात होती है तो वो सब मोटिवेशन सारा दिमाग में बिल्कुल एक इंकरेजमेंट किरण मैम क्या कहती थी कि ये सब में मत पढ़ो और ये फोन और ये सब जो है वो आप अपने पढ़ाई पे ध्यान रखिए? यस, शी सपोर्टेड मी ऑलवेज। आप जो है वो मैथ्स के विजर्ड भी हैं और इस वजह से भी शायद लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करने लगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो मैथ्स जानता है उसको अपने आप बहुत आदर सत्कार और बहुत वो होने लग जाता है ना। तो आपके जो कॉलेज के बच्चे हैं वो आपको उतनी रिस्पेक्ट और ये देते हैं क्योंकि आप जो है बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं। नाउ आई हैव माय ओन आइडेंटिटी इन माय कॉलेज। अच्छा, किस तौर पे लोग आपको पहचानते हैं? सी, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है वो प्रोफेसर के पास जाता है, प्रोफेसर अवेलेबल नहीं है, सेकंड ऑप्शन इज चंदन। क्या बात है, सीरियसली मैथ्स के लिए किसी को एनीबॉडी हैज एनी प्रॉब्लम इन मैथ्स, दे विल कम टू चंदन। या और आप सबकी मदद करते हैं? ऑलवेज आई हेल्प एवरीवन इन माय क्लास। क्या बात है। और शिव कुमार, आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं और आप कहाँ रहते हैं? मैं नॉर्थ ईस्ट में श्यामलाल कॉलेज में पढ़ता हूँ जी, और मैं न्यू सिलमपुर में रहता हूँ। बिकॉज सिलमपुर एक बैकवर्ड एरिया है बिल्कुल, और वहाँ से निकलना और पढ़ना मेरे लिए एक चैलेंज भरा रहा है। हाँ। क्योंकि पापा शॉपकीपर है सदर बाजार में, मम्मी हाउसवाइफ है, देन और घर की इनकम 5 या 6 हज़ार से ज़्यादा की नहीं है। घर में बहनें हैं, वो उन पर बहुत बड़ा दबाव हो कि मैं पढ़ूंगा और इतनी सारी फीस कहाँ से लाऊंगा। घर में इतना अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है पढ़ने के लिए।
कभी कहीं डेग बज रहा है, कभी कोई गाली ग्लोज कर रहे हैं और लड़के खड़े हुए हैं, तो इन्वायरमेंट नहीं तो वहाँ पर पढ़ाई कैसे होंगी। देन मैं अपना पूरा समय सेंटर में ही देता था जाके। वहाँ पर बुक्स रहती थी, एनसीईआरटी की बुक्स रहती थी, टुगेदर बुक्स रहती थी, वहाँ पर आके मैं पढ़ता था और वो मेरे को एज अ घर पे ले जाने के लिए भी दे देते थे। यही बहुत मेरे लिए अचीवमेंट है, क्योंकि मैं घर पे ले जाके भी पढ़ रहा हूँ और वहाँ पे पढ़ रहा हूँ, क्योंकि रात को 11-12 बजे के बाद जब माहौल एकदम शांत हो जाता था तब पढ़ाई का एक मौका मिलता था। शरण्या, आपके माँ बाप क्या करते हैं? घर में और कौन लोग हैं? कैसा परिवार है? भाई बहन और होंगे? हाँ, मेरे पापा एक नॉर्मल कुक हैं, अभी कुक का ही काम करते हैं, जहाँ भी मिलता है वैसे जॉब कर लेते हैं, और मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा। मेरा यंगर ब्रदर है जो अभी 10th कर रहा है, चिन्मय स्कूल में कर रहा है, वो भी EWF के वजह से ही कर रहा है। अभी आप जीसस एंड मैरी कॉलेज जाती हैं और वापस जब आप आती हैं यहाँ पे कुसुमपुर पहाड़ी में, तो दोनों दुनिया में क्या फ़र्क आपको लगता है या कैसा लगता है वापस आके? अब दोनों टोटली ऑपोजिट का दुनिया है। जीसस मैरी इतनी हाई कॉलेज है, हाई लेवल में रहता है, वहाँ पर हमें इवन बात करना भी थोड़ा सोच समझ के बात करना, और यहाँ पर जिस एरिया के हम बिलोंग करते हैं वहाँ लोगों की बातें तो वो दोनों में आपको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम? वहाँ जाएं तो वहाँ लगता है कि मिसफिट है, यहाँ आए तो अब चूंकि उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इतने अच्छे कॉलेज में इतने तरह के लोगों को देख रहे हैं, तो यहाँ लगता है कि अब यहाँ मिसफिट है, यहाँ नहीं रहना चाहते। रहना तो यहाँ पर कोई भी बच्चा जो भी यहाँ पर है, कोई भी स्लम एरिया में रहना नहीं चाहता, बट बैकग्राउंड हमारा सोसाइटी ऐसा है कि हमें फट से अपना लेवल चेंज नहीं कर सकते। बट सारे बच्चे का यही उम्मीद है कि कितनी जल्दी होंगे हम अपने स्लम एरिया को, जितनी जल्दी एजुकेटेड होंगे बाहर निकलने का ये एम है। इवन मेरा भी वैसा ही है कि कितना जल्दी होगा वहाँ से निकलना। तो आप करना क्या चाहती हैं आगे? मैं बैंकर के लिए सोचा है, बैंक में जाना चाहने के लिए, नहीं तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक जॉब प्रोवाइड करने के लिए सोचा। आपके भी दोस्त वहाँ पर अब बन गए हैं? शुरू में तो आप बात नहीं करती थी किसी अभी से, तो सभी दोस्त बन गए। इवन बताओ हाई लेवल के बच्चे भी हमसे काफी क्लोज हो गए। और किस तरह का दबाव महसूस होता है आजकल? जैसे लड़कियों के कॉलेज में बहुत फैशन, बहुत तमाम तरह के कपड़े, मतलब जूते, चप्पल, कपड़े, उसका कोई लिमिट ही नहीं है कि किस तरह की तमाम चीजें आपको दिखाई देती होंगी। वो थोड़ा ऑड लगा था, उसमें हमें जाने में थोड़ा बुरा लगा, बट फिर उसके बाद जाते जाते अभी कंफर्टेबल हो गया, क्योंकि हमारे कॉलेज में काफी बच्चे हैं जो फैशन पसंद नहीं करते हैं, जिनको उनको देख के ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें दिखावा नहीं करना कि हम स्लम एरिया से, हम ये बोल के चलेंगे कि हमें पसंद नहीं है फैशन, ऐसे करके मूव ऑन कर लेते हैं। पर आपके दोस्त, आपके कॉलेज के लोग, वो जानते हैं आपके बारे में, आप कहाँ रहती हैं? और अभी तक तो नहीं बताया, बट अभी तो पता ही चल जाएगा। अच्छा, अभी तक नहीं बताया? अच्छा, ठीक है। मोस्टली तो बताते नहीं है। स्कूल में तो कभी किसी को बताया नहीं है कि हम ऐसे एरिया को बिलोंग करते हैं, और कॉलेज में भी नहीं, बट अभी कुछ दिनों में पता ही चला। अच्छा, नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात, क्योंकि मैं वही समझना चाह रही थी कि जब पता चलता है जो आपके साथ बच्चे, वो आपके ऊपर कोई सवाल नहीं है, पर जो पढ़ रहे हैं आपके साथ, उनकी मेंटालिटी, उनकी मानसिकता वो कैसी होती है आपके तरफ में, क्योंकि वो उन बच्चों की परवरिश कैसी है, उनकी सोच कैसी है, उस पर निर्भर करता है। अगर उन्हें पता चलेगा, तो जैसे शरण्या को डर है कि फिर वो शायद हमसे ना मिलें या ना बात करें, आपके कॉलेज में आपके साथियों को पता है? नो मैम, आपने भी नहीं बताया? नहीं बताया, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर हाँ, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, पर कभी ऐसा कि कहीं किसी दोस्त से मिलना हो या कुछ हो, तो उनके घर कभी आप जाते हैं या बाहर मिलते हैं? हमेशा बाहर मिलते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि किसी के घर जाते हैं। अच्छे अच्छे भी दोस्त हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं उनको बताऊंगा तो शायद कुछ बॉन्डिंग पे हमारी फर्क पड़ेगा। मैं इनको हमेशा समझाती भी रहती हूँ कि आप कोई बैकडोर एंट्री तो आपकी हुई नहीं है जी। आप अपने मेरिट पर गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, और आप डिजर्व करते हैं, इसलिए आप वहाँ हैं। और बल्कि आप बहुत ज्यादा रेजिलियंस आपके अंदर है, क्योंकि एक आपने बहुत छोटे से घर में रहकर जहाँ सब कुछ काम होता है, आपने वहाँ पढ़ाई करी है, और लंबी लाइनों में टॉयलेट जाने के लिए आपको खड़े होना पड़ा है, आपको तैयार होने में बहुत देर लगती है। जैसे जो बच्चे हैं जिनके पास सारे एडवांटेजेस हैं, उनके पास में घर में लैपटॉप्स भी हैं, उनके पास में इंटरनेट है, उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, तो आपने जैसे ट्रेंड होता है कि अगर फादर डॉक्टर है तो वो गाइड कर सकता है अपने बच्चे को कि हाँ तुम भी क्यों ना मेडिसिन करो, और बच्चे का इंक्लिनेशन भी कई बार उस तरफ चला जाता है। बट दे हैव अ नेटवर्क जहाँ पर बहुत ही एजुकेटेड लोगों के बीच में वो जाते हैं, जो कि इनके पास नहीं तो है। डॉक्टर किरण मार्टिन, आपने जब ये आशा जो NGO है, जो आशा सोसाइटी है, उसने कब से काम करना शुरू किया, और इन तमाम
यही नहीं है, ये सब लोग और उसके अलावा और बहुत सारे लोग बच्चे होंगे जिनको आपने एक रास्ता दिखाया है। तो आशा की कहानी वो कब शुरू हुई, ये सब लोग आपको कैसे मिलते चले गए? मैं तो एक पीडियाट्रिशियन हूँ और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से मैंने पास आउट किया था 1981 में। और मैंने फिर आशा संस्था की स्थापना 1988 में करी थी। उस समय एक बस्ती है अंबेडकर बस्ती के नाम से, जो आर के पुरम सेक्टर 1 में है। और वहाँ पर उस समय जब मैं गई थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस एक टूटा फूटा सूटकेस था जिसके अंदर मैंने दवाइयाँ डाल रखी थी इधर उधर से लेकर, और मैंने बिल्कुल ओपन कोर्टयार्ड में चारों तरफ झुग्गियाँ थी। छोटे बच्चों का इलाज करने हाँ, इसके लिए गई थी? मैं वहाँ इसीलिए गई थी क्योंकि मैं एक पीडियाट्रिशियन होते हुए मुझे था कि दिल्ली में इतने सारे लोग स्लम्स में रहते हैं और उनके लिए कोई प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्थ सर्विसेज हैं। तो ये पढ़ाई से कब जुड़ गया कि उन बच्चों को पढ़ाएंगे? हाँ, क्योंकि जब मैं शुरू में गई मैं देखती थी कि ये या तो कूड़ा बिनते होते थे, कूड़े के अंदर घुसे रहते थे और उसमें से थोड़ा प्लास्टिक और मेटल वगैरह निकाल कर उसको बेचना, या फिर चाय की दुकान पे काम करते थे, या फिर जूते चमकाते थे। तो मुझे लगता था कि कितना पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है, अगर ये बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ लेते तो कितना अच्छा होता। तो शुरू में तो खैर स्कूल जाना ही अपने में बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे थे। तो मुझे इतने साल तो लग गए उनको मोटिवेट करने के लिए। और ये अम्बेडकर कॉलोनी से शुरू हुआ था? शुरू तो अम्बेडकर कॉलोनी, हाँ, अम्बेडकर कॉलोनी में स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे करके एक्सपैंड होता गया। और आज की तारीख में 500,000 स्लम ड्वेलर्स हैं, 5 लाख स्लम ड्वेलर्स हैं पूरी दिल्ली में, जिनके बीच में मैं और मेरी टीम काम करते हैं। बहुत 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 बड़ी बात है, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। 5 लाख स्लम ड्वेलर्स जो झुग्गियों में रहते हैं, 5 लाख दिल्ली के लोग, वो आशा के साथ हैं। और उनको आप किस किस तरह की मदद देती हैं? उन बच्चों को खास फोकस है पढ़ाई के ऊपर या और भी दूसरी चीज़ें? जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, वो पढ़ाई में उनकी मदद होती है, और जो उसके अलावा बुजुर्ग हैं या नौकरी चाहिए या कुछ और, उन लोगों के साथ भी काम करते हैं आप लोग? जी हाँ, मेरा जो मेन फोकस है वो एजुकेशन के और हेल्थ के ऊपर है। अच्छा। इसके अलावा जो महिलाओं का सशक्तिकरण है वो भी बहुत बड़ी बात है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी मैंने बहुत काम किया है, लोगों को प्लॉट दिलाना और उसके बाद लोन दिलाना ताकि वो अपना एक घर बना सकें, वो भी मैंने किया है। लेकिन 2008 में पहली बार मैंने 20 बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में भेजने में मुझे सफलता मिली। और क्योंकि मैं जब उनको पहले देखती थी मुझे लगता था कि शायद ये कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कम्पीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्हें बिल्कुल वो मौके मिल नहीं सकते जो दूसरों के पास मिले हुए हैं। लेकिन जब पहली बार 20 बच्चे गए उस समय मुझे लगा नहीं, अब तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब तो मैं समझ गई हूँ कि ये बच्चे बहुत जा सकते हैं। तो मैंने इनकी बहुत तरह से मदद करी क्योंकि सिर्फ पैसा काफी नहीं होता। पैसे तो खैर चाहिए ही चाहिए क्योंकि फैमिली स्टेटस ऐसा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस अफोर्ड करना 100% पॉसिबल नहीं। लेकिन उसके अलावा क्योंकि इनके पूरे कम्युनिटी में कोई कभी गया ही नहीं था तो उन्हें यही नहीं पता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी होती क्या है। कभी उन्होंने किसी कॉलेज की शक्ल नहीं देखी थी, कभी किसी कॉलेज का गेट नहीं देखा था, उन्हें यही नहीं पता था कि अंदर से कॉलेज होता कैसे है, कैसे उसके लिए अप्लाई किया जाता है। जाना शुरू किया उन लोगों ने, पहले तो होगा कि उनको स्कूल, ये तीनों बच्चे जैसे जो स्टेज पे हैं वो आपको स्कूल के दौरान मिले या उसके बाद कॉलेज में जब दाखिला? इनको आप कब से जान रही हैं इन तीनों? शिव और चंदन को तो मैं बहुत टाइम से जानती हूँ। स्कूल में थे तब से? हाँ, क्योंकि ये स्कूल में होते थे तब मैं जीवन नगर जाती थी और ये मुझे मिलते थे। और बाल मंडल है हमारा छोटे बच्चों का, तो ये उसमें जुड़े हुए थे। अच्छा। और इनको हमेशा इनके साथ जैसे और बच्चे बैठे हैं तो इकट्ठे इनको करती थी मैं, और मेरी टीम और मैं इनको हमेशा बड़े बड़े सपने दिखाती थी। और फिर जब चंदन बड़ा हुआ तो पता चल गया कि ये तो बहुत ही उस्ताद है मैथमेटिक्स में और बिल्कुल एफर्टलेसली इसके मार्क्स आते थे। और मैंने इनको कुछ एक्स्ट्रा बुक्स प्रोवाइड करी क्योंकि जो स्टेट स्कूल्स हैं उनमें पढ़ाई की कमी कहीं ना कहीं रह जाती है और इनके पास बहुत कम बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में जिनको EWS कोटा में एडमिशन मिल जाता है या कोई अफोर्ड करने वाले तो बहुत ही रेयर हैं। तो स्टेट स्कूल्स में इस तरह के कंस्ट्रेंट्स थे। चंदन, आप जैसा डॉक्टर मार्टिन बता रही हैं कि पहले तो उन बच्चों को वहाँ से निकालना, स्कूल भेजना, ज़्यादातर कॉलेज तो जानते भी नहीं थे, उनके पेरेंट्स माँ बाप कभी कॉलेज नहीं गए थे, ये तमाम चीज़ें हैं। आपके दिमाग में आपने सोचा था आप कॉलेज जाएंगे और वो भी वेंकटेश्वर कॉलेज जैसे कॉलेज में, या आपको नेवर, नहीं, कभी नहीं सोचा था ऐसा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली का फर्स्ट मेंबर हूँ। कोई कॉलेज नहीं गया अभी तक, कोई नहीं गया, मैं ही फर्स्ट हूँ। लेकिन जब 10th 11th में आ गए तब माइंड थोड़ा ओपन हो गया था क्योंकि जो हमारे सीनियर्स थे हमारे आशा सेंटर में उनकी क्लासेस चलती थी, उनको करियर काउंसलिंग चलती थी, तो देखते थे सुनते थे कि कुछ तो कर रहे हैं 12वीं के बाद, लेकिन क्या कर रहे हैं ये कुछ कर रहे हैं।
तो फिर हमें भी लगा कि नहीं, हमें भी कुछ करना है। 12वीं तो कहानी नहीं सुनाते थे आपको कि कॉलेज की आके क्या कर रहे हैं, हाँ, क्या हो रहा है? हम भी सुनते थे, हम देखते थे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं वो, उनका ड्रेसिंग सेंस बदल गया, कुछ तो चेंज हो रहा है। वो पहले कैसे बात करते थे, अब कैसे बात कर रहे हैं। तो उस समय तो छोटी छोटी चीजें ही देखते थे, लेकिन जब खुद 12वीं आ गई, एग्जाम आ गई, तब हमें फिर हमारा भी क्लियर हो गया। फिर हमारी भी करियर काउंसलिंग हुई, सारी बुक्स पढ़ डाली, यू लाइक इट टुगेदर विद, जो भी हमें आशा सेंटर से प्रोवाइड हुई। तब पता चला कि लाइफ बहुत बड़ी है, विजन फैलाना है, मेहनत करनी है। जब कोई डॉक्टर है तो चाहता है कि बच्चा डॉक्टर बने, टीचर है तो चाहता है टीचर बने। आपके माँ बाप कुछ कहते हैं, उनकी कोई उम्मीद है आपसे, क्या चाहते हैं, क्या बने आप? एक्चुअली मम्मी पापा बिल्कुल भी पढ़े हुए नहीं है। हाँ। उन्हें 6th क्लास। अब उनको क्या लगता है, अब आप बच्चे इतना पढ़ रहे हैं, आगे क्या करेंगे, कुछ पूछते हैं? हाँ, पूछते हैं कि आगे क्या करना है, तेरे को क्या करना है। तो मेरा तो एम है, मेरे को सोशल वर्क ही करना है, सोशल वर्क, और मेरे को सोशल लाइन में आगे बढ़ना है। जैसे आज किरण मैम की वजह से मैं आगे बढ़ पाया हूँ, ऐसे मैं ही चाहता हूँ कि मैं भी अपने द्वारा और बच्चों को मोटिवेट करूँ और उन्हें आगे पहुँचाऊँ। और आप तो बैंक में जाना चाहती हैं, आपके माँ बाप को पता है, बताया है आपने, वो क्या चाहते हैं कि आप क्या बने? उन्हें तो बस अपनी बेटी एक अच्छी पोजीशन में आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के जनरेशन में लड़कियों को तो पढ़ना के बारे में तो सोचते ही बहुत कम, वो भी स्लम एरिया में रहने वाले पेरेंट्स तो सोचते ही नहीं है। और हमारी एरिया में भी ऐसे हो जाता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम हो जाता है। हम पढ़ने के लिए किताब निकालेंगे, उसी टाइम पानी का टैंकर आ जाएगा, या नहीं तो अगर पड़ोसी के घर में लड़ाई हो जाएगी, या पानी का टैंकर आ जाएगा, यानी कि पानी का कनेक्शन नहीं है। हाँ। पानी कब, कितने दिनों में आता है टैंकर? हफ्ते में एक बार आता है, और उसे हमें स्टोर करके रखना पड़ता है। हफ्ते में एक बार पानी का टैंकर आता है। और इवन हम एजुकेटेड हैं, हम जानते हैं, फिर भी उस टाइम इवन हम भी भूल जाते हैं कि हमें डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करना है, बिल्कुल बस घर में पानी भरना है। तमाम लोगों के लिए सीख है जो सुन रहे हैं और जिनको पानी हर वक्त मिलता है और नल से पानी आता है, और उसके बावजूद वो नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं कि जहाँ पे पानी हफ्ते में एक दिन आ रहा हो, ऐसे भी लोग हैं कि उसके बाद वो उस बड़े कॉलेज में जाते हैं जहाँ पर इस तरह की तकलीफ के बारे में किसी को अंदाज़ा भी नहीं होगा। ज़्यादातर जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं उनको पानी की दिक्कत या इस तरह की चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, पर उसी कॉलेज में शरण्या जैसे बच्चे भी पढ़ते हैं जहाँ पर हफ्ते में एक दिन पानी घर पे आता है, और जिस दिन पानी आता है उस दिन बाकी सारे काम बंद हो जाते हैं। और बाकी तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं उनसे भी हम बातचीत जारी रखेंगे अपनी, उन सब के बारे में, उनके तजुर्बे, उनकी कामयाबियाँ, उनके सपने, उसके बारे में भी जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।